हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है इंग्लिश की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ के उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो जो आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके ऑथर हैं अल्फोंसे डॉडेट। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, और ये जो आपका चैप्टर है वो सेट किया गया है फ्रैंको पर्शियन वॉर जो हुई थी उस दौरान सेट किया गया है, जिसके अंदर फ्रांस जो थी वो पर्शिया उसको डिफीट कर देती है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, अब चैप्टर में क्या है शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would caution us on participles and I did not know the first word about them. तो क्या था कि जो ये नरेटर होता है इस स्टोरी का, ठीक है, वो एक स्कूल गोइंग बॉय होता है जिसका नाम फ्रांस होता है। ठीक है, ये अभी तक बताया नहीं है, पर हम जब चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो वो बताएगा। ठीक है, अब जब वो उठता है सुबह तो उसको डर होता है कि वो स्कूल लेट ना पहुंचे। ठीक है, और क्या होता है कि जो उसका जो टीचर होते हैं एम हैमल, उन्होंने प्रीवियस डे अनाउंस किया होता है कि ही वुड टेस्ट देम ऑन द टॉपिक ऑफ पार्टिसिपल्स। ठीक है, पार्टिसिपल्स के बारे में वो पूछेंगे, और जो फ्रेंड्स होता है उसको कुछ नहीं पता होता, तो वो उसको ये डर होता है कि भाई मेरे को डांट पड़ेगी अगर मैं आंसर ना दे पाऊं। अब क्या होता है, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Persian soldiers were drilling. ठीक है, तो क्या होता है कि उसके पास एक ऑप्शन होती है। वो सोचता है कि यार मैं आज स्कूल मिस कर देता हूँ और अपना जो डे है वो वार्म और ब्राइट वेदर में स्पेंड करता हूँ। ठीक है, और उसने वो सीन बताया कि मतलब कैसा वो चाहता था कि उस दौरान कि देयर वर बर्ड्स चर्पिंग ऑन द ट्रीज एंड द नॉइस ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स डूइंग द ड्रिल बिहाइंड द सॉमिल कुड बी हर्ड। कि मतलब बर्ड्स चर्प कर रही हैं ट्री पे और पर्शियन सोल्जर्स जो ड्रिल कर रहे हैं यानी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आ रही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to the school. ठीक है, उसने कहा कि ये सारा जो सीन है स्कूल से बाहर का वो ज्यादा अट्रैक्टिव था देन दी स्कूल। पर क्या किया उसने फ्रेंड्स ने, उसने अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल किया और स्कूल अटेंड करने वो चला गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या बताया उसने आगे, When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2.5 years, all the bad news had come from there. The lost battles, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो जब वो टाउन हॉल के थ्रू पास होकर गुजर रहा होता है फ्रेंड्स, तो उसको वहां पे नोटिस बोर्ड के पास एक भीड़ नजर आती है। अब उसने बोला कि जब से पर्शियन वॉर जो है वो स्टार्ट हुई थी तब से जितनी भी बैड न्यूज़ थी, चाहे वो क्या कहते हैं वॉर लूज की हो या ऑक्यूपेशन ऑफ एलायस और लॉरेन बाय द एनिमी, ठीक है, वो सारी की सारी जो न्यूज़ थी वो लोगों तक इस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही पहुंची थी। और फ्रांस जो है ही केप्ट ऑन वॉकिंग टूवर्ड्स द स्कूल, और अपने दिमाग में ये सोच रहा था कि अब क्या हो गया है, कौन सी न्यूज़ जो है बोर्ड पे उन्होंने पुट अप की है, लगाई है।
Then as I hurried by as fast I could go, the blacksmith watcher, blacksmith होता है उसका नाम होता है watcher, who was there with his apprentice, apprentice क्या होते हैं, ट्रेनी जो उसके साथ काम करते हैं, reading the bulletin called after me, उन्होंने मुझे बुलाया, don't go fast bub, you will get to your school in plenty of time. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. ठीक है, जब मैं वो अब स्कूल जा रहा था, स्कूल की तरफ जा रहा था, तो जो ब्लैक है उसने मुझे रोका. ठीक है, वो भी वहाँ पे न्यूज़ पढ़ रहा था. ठीक है, और वहाँ पे वो अपने ट्रेनी के साथ आया होता है. ठीक है, उसने मुझे पीछे से बुलाया एंड ही डिडेंट गो, उसने मुझे बोला कि इतनी हरी में मत जाओ, तुम स्कूल टाइम पे पहुंच जाओगे. फ्रेंड्स को लगा यार कि ये ब्लैकस्मिथ है, ये मेरा फन बना रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है. ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो चुका था. जब वो फ्रेंड्स जो है वो गार्डन तक पहुंचा स्कूल के, तब तक उसकी वो आउट ऑफ ब्रेथ था, क्योंकि वो बहुत तेजी से भागता हुआ आया था. ठीक है, आगे चलते हैं. यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. जब वो कहता कि जब स्कूल यूजुअली जो स्टार्ट होता था तो बड़ी नॉइज वगैरह आती थी, जैसे डेस्क रिमूव हो रहे हों, या चिल्ड्रन हैं वो लेसन्स रिपीट कर रहे हों, या टीचर जो है टेबल्स को स्ट्राइक कर रहे हों रूलर्स के साथ, वो सब बाहर सुनाई देता था. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. बट नाउ इट वॉज सो स्टिल. मतलब अब वो जब स्कूल के बाहर पहुंचा और गार्डन तक पहुंचा तो उसको सारी चीज़ शांत उसको दिख रही थी, सब कुछ शांति थी. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. जैसे संडे को छुट्टी होती है और उस दिन कोई स्कूल में चहल पहल नहीं होती, वैसे ही उसको क्या कहते हैं, सब चीज़ें उस दिन शांत उसको नज़र आ रही थी. तो दैट डे वॉज अनयूजुअल, मतलब उसने कहा वो अनयूजुअल था कि कोई साउंड स्कूल में से आ नहीं रही है. एंड वो ऐसा लग रहा था कि जैसे स्कूल क्लोज्ड होता है, जैसे संडे को होता है. फ्रेंड्स हैड प्लान्ड दैट ही वुड टेक कवर अंडर द कमोशन. कमोशन जो है मतलब जो नॉइज़ और कन्फ्यूजन होती है उसकी वजह से वो बचता बचाता अपनी क्लास में पहुंच जाएगा विदाउट बीइंग सीन. आगे क्या है? थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. जब मैं अपनी क्लास के पास पहुंचा, मैंने विंडो में से देखा कि मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा वहाँ पे, जो कि अपनी जगहों पे अपने डेस्क पे बैठे हुए थे ऑलरेडी. ठीक है, और जो उनका टीचर था एम हेमल, वो ऊपर क्या कहते हैं आगे पीछे वो चल रहा था, और उसके आर्म्स के अंडर एक उसका जो आयरन रूलर था. और टेरिबल आयरन रूलर यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि उसको डर था यार उस आयरन रूलर से उसकी पिटाई ना हो जाए. ठीक है, आगे चलते हैं. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. ठीक है, तो जो फ्रेंड्स था वो ashamed था, मतलब उसको बुरा लग रहा था कि यार मैं लेट पहुंचा हूँ, and feared a scolding as he had to enter the classroom in front of everyone. वो चाहता था कि सबसे बचता बचाता बिना किसी के नोटिस में आए वो क्लास में घुस जाए, पर अब उसको सबके सामने घुसना पड़ रहा था. बट nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." हम तो उसने उसको क्या कहते हैं, वो बड़ा स्ट्रेंज उसको फील हुआ कि
एम हैमल ने उसको डांटा नहीं, स्कोल्ड नहीं किया, और जबकि बड़ी क्या कहते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी उसकी बजाय उसने बड़ी पोलाइटली उसको बोला कि तुम अपनी सीट पे बैठ जाओ, हम तो क्लास शुरू करने लगे थे विदाउट हिम, यानी फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। I jumped over the bench and sat down at my desk. मैंने अपने डेस्क पे जाकर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. जब मैं वहाँ पे अपनी सीट पे जाकर बैठा कुछ देर बाद मैंने क्या कहते हैं, और जब मेरे को क्या कहते हैं जो फीलिंग थी डर की वो मेरी क्या कहते हैं ओवरकम हुई और मैं कंफर्टेबल हो गया, तो मैंने देखा कि जो हमारे जो टीचर हैं एम हैमल, उन्होंने अपना बेस्ट कपड़े उस दिन पहने हुए थे। और जो ये वो होते हैं अपने बेस्ट कपड़े होते हैं वो उन दिनों पहनते हैं जिस दिन स्कूल में इंस्पेक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो उसको ये लगा, उसको था फ्रेंड्स वंडर्ड इफ दैट डे वाज अ नॉर्मल डे देन व्हाट वुड बी द रीजन फॉर एम हैमल टू वेयर दिस स्पेशल ड्रेस। उसने कहा यार ये तो नॉर्मल दिन है, ना कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई ना कोई इंस्पेक्शन है, तो आज ये जो एम हैमल हैं वो इतनी स्पेशल ड्रेस क्यों पहन कर आए हैं। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser, with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. उसने कहा कि जो पूरा का पूरा स्कूल है वो उस दिन मुझे अजीब सा ऑलरेडी लग रहा था। जो एटमॉस्फेयर था वो अनयूजुअल और सीरियस था। प्लस क्या हुआ था कि जो उसको सबसे ज़्यादा चीज़ जिसने उसको ज़्यादा सरप्राइज किया कि जो बैक बेंचेस थे जो क्लास के, वो जो कि हमेशा खाली रहते थे, वहाँ पे जो विलेज पीपल हैं वहाँ पे वो क्वाइटली बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। जैसे जो एक बंदा था हॉजर, अपनी वो फॉर्मर मेयर था उस टाउन का, एक पोस्टमास्टर जो फॉर्मर पोस्टमास्टर था वो, तो ऐसे कई लोग बैठे हुए थे। ठीक है, everybody looked sad and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges and he held it upon his knees with his great spectacles lying across the pages. क्या था कि सब के सब जो थे वो दुखी लग रहे थे। ठीक है, जो हॉजर था, जो फॉर्मर मेयर था उस टाउन का, वो एक रीडर लेकर आया हुआ था अपने साथ, विच वॉज ओल्ड एंड टॉन, मतलब वो फटी पुरानी किताब थी कुछ। ही हैड ओपनड इट, केप्ट इट ऑन हिज नीज एंड had placed his spectacles on it. वो उसने किताब अपनी नीज पे रखी हुई थी और उसके ऊपर अपनी स्पेक्टेकल्स रखी हुई थी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave, gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." तो जो फ्रांस था वो ऑलरेडी कंफ्यूज था बहुत ज़्यादा और उसको समझ नहीं आ रही थी कि उस दिन क्या हो रहा है। तभी जो एम हैमल है उसने बोला कि जो
ये जो लेसन आज लेगा एम हैमल, वो उसका लास्ट लेसन होगा, उनका लास्ट लेसन होगा इन फ्रेंच। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पर्शियंस थे बर्लिन में, उन्होंने ऑर्डर किया था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है इट वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अलासेन लोरेन, एंड जो जर्मन लैंग्वेज होगी वो पढ़ाई जाएगी, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। द जर्मन टीचर वुड अराइव द नेक्स्ट डे, एज दिस वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, ही वॉन्टेड देम टू पे दी अटेंशन। वो चाहता था कि वो ज़्यादा उस क्लास में अपने अटेंटिव रहे। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches. That was what they had put up at the town hall. तो जो फ्रांस था उसको शॉक लगा कि वो अब फ्रेंच नहीं सीख पाएगा। ठीक है, एंड नाउ, और उसको जो लेटेस्ट न्यूज़ थी जो कि बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई थी, वो अब समझ में आई कि बुलेटिन बोर्ड पे अब ये लिखा हुआ था कि जो आपकी फ्रेंच लैंग्वेज है वो अब स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी, उसके बजाय जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आगे, माई फ्रेंच लेसन्स, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds, eggs and going sliding on the saal. तो क्या था? तो जो आप फ्रेंच था वो रिग्रेट किया उसने कि वो क्यों सीरियस नहीं हुआ टूवर्ड्स दी स्टडीज, और अपना जो सारा टाइम है उसने वो बर्ड के एग्स या फिर हंट करने में या फिर वो सार रिवर में खेलने में उसने वेस्ट कर दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब अभी तक फ्रेंड्स जो थी वो उसको एक बर्डन लगती थी, अनवांटेड बर्डन लगती थी, पर सडनली वो उसको बेस्ट फ्रेंड्स लगने लगी, whom he could never leave. तो यहाँ पे वो बता रहा है, वो एक्चुअली फ्रेंड्स का जो एटीट्यूड था टूवर्ड्स द स्टडी आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, वो दिखा रहे हैं कि अब जो फ्रेंच है, वो जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो अब लर्न नहीं कर पाएगा। तो उसका जो एटीट्यूड था फ्रेंच का टूवर्ड्स दी स्टडीज वो एकदम से चेंज हो जाता है। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, एंड मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब उसको ये भी पता लग गया यार कि जो एम हैमल है वो उसका लास्ट लेसन है, मतलब आज वो लास्ट क्लास लेगा उनके साथ। ठीक है, और वो अगले दिन से वो जो एम हैमल है वो उनको छोड़कर चला जाएगा। तो इसका भी जो इम्पैक्ट था वो उस पर वैसा ही पड़ा कि जो फ्रेंच था वो नहीं चाहता था कि जो एम हैमल हैं वो उसको छोड़ के जाएं। ही नो लॉन्गर थॉट द टीचर टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड स्ट्रिक्ट। उसको अब ये नहीं फील आ रहा था कि यार जो एम हैमल है वो शॉर्ट टेम्पर्ड और स्ट्रिक्ट थे उसके साथ। उसको ये था कि अब मैं उनको दोबारा देख नहीं पाऊंगा। Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब कहता कि फ्रेंड्स अब को अब समझ में आ रहा था कि क्यों जो एम हैमल है वो अपनी बेस्ट ड्रेस पहन कर आए थे उस दिन, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपना जो लास्ट लेसन दे वो अपने बेस्ट क्लोथ्स में दें। और इसी के साथ जो विलेजर्स थे
वो एक रिस्पेक्ट और थैंक्स बोलने के लिए आए थे टू दी एम हैमल, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट 40 ईयर्स दिए थे अपने सर्विस के टू दी। आगे बढ़ते हैं। It was because they were so sorry to that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो जो विलेज मैन थे वो आए थे क्या कहते हैं क्लास में, क्योंकि वो रिपेंट कर रहे थे कि उन्होंने पढ़ा नहीं अपने चाइल्डहुड में, और वो वहाँ पे आए थे टीचर को थैंक करने, क्योंकि उन्होंने एज अ टीचर ऑफ फ्रेंच 40 इयर्स की सर्विस दी थी, और दे ऑल्सो वॉन्टेड टू शो रिस्पेक्ट टू देयर कंट्री एंड वर सैड एज देयर मदर टंग, जो मदर टंग थी उनकी, जो फ्रेंच उनकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, वो अब वो उनको कभी या उनके बच्चों को कभी पढ़ाई नहीं जाएगी। आगे चलते हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं सारी चीजें वो जो फ्रेंच था वो सोच रहा था, तभी उसको अपना नाम सुनाई दिया। It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear and without one mistake. अब क्या हुआ कि जो फ्रेंड्स का नाम लिया गया, अब वो क्यों लिया गया, ताकि वो अपना जो टॉपिक है पार्टिसिपल्स का वो रिसाइट कर सके, वो बोल सके। तो अब जैसे ही उसको जो ये न्यूज़ क्या कहते हैं मिली थी कि जो एम हैमल हैं वो उसको पढ़ा नहीं पाएंगे, वो आज उनका लास्ट लेसन है, तो एक्चुअली क्या था कि वो जो फ्रेंच था ही वॉज ईगर टू स्टडी and was desperate to show his eagerness. He wanted to be able to recite the topic in one go. मतलब वो चाहता था कि वो एक ही गो में पूरा का पूरा टॉपिक रिसाइट कर दे बिना किसी गलती के, और उसकी जो डेस्पिरेशन है वो उसकी जो थी रिफ्लेक्ट कर रही थी इन हिज विलिंगनेस। बट I got mixed upon the first words and stood there holding onto my desk, my heart beating and not daring to look up. पर क्या हुआ कि इस चक्कर में क्या हुआ, वो कंफ्यूज हो गया, मतलब वो काफ़ी चीज़ें इधर उधर की सोच रहा था, और कंफ्यूज होने के बाद क्या हुआ, वो वहीं पे चुपचाप खड़ा हो गया। His heart was beating fast as he was ashamed of himself and did not have the courage to face his teacher. अब वो उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो क्या कहते हैं बीच में उसने गड़बड़ कर दी और कुछ नहीं बोल पा रहा, और वो अपना जो उसने अपना चेहरा है वो नीचे की तरफ कर लिया था, वो ऊपर नहीं देखना चाह रहा था, क्योंकि उसको अपने पे शर्मिंदगी थी और उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो टीचर को फेस कर सके। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I learn it tomorrow, and now you see where we have come out. उसने कहा कि भाई एमएमएल ने कहा कि फ्रेंड्स को कि मैं उसको मैं स्कोल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि उसको पता है कि जो फ्रेंड्स था ऑलरेडी कितना शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, और उसको अपनी जो मिस्टेक थी वो रियलाइज हो गई थी। अब वो बता रहा है कि मतलब हम वो बता रहा है कि फ्रेंड्स या बाकी बच्चे अपने आप यही सोचते थे कि यार हमारे पास बथेरा टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, मैं कल लर्न कर लूँगा। पर हुआ क्या कि जो अपॉर्चुनिटी थी, जो टाइम था, जो वक्त था स्टडी का, वो ख़त्म हो गया। अब वो कुछ
नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। That's the great trouble with Alaska. She puts off learning till tomorrow. Now those fellow out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak or write your language? But you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reapproach ourselves with. तो बेसिकली क्या है, एम हेमल कहता है कि जो जितने भी पीपल हैं अलास्का के, उनको दे वर टू बी ब्लेम्ड। ठीक है, एज नो वन वॉज सीरियस टूवर्ड्स लर्निंग। किसी को कोई सीरियसनेस नहीं थी, कोई क्या कहते हैं नहीं सीरियसली लर्न करना चाहता था। कि उसने बताया कि जो एनिमीज थे वो अब हंसेंगे तुम पर, क्योंकि वो कहेंगे तुम वैसे तो फ्रेंचमैन कहते हो अपने आप को, पर ना तुम अपनी क्या कहते हैं लैंग्वेज को बोल सकते हो ना लिख सकते हो। He says that friends should not feel guilty as everyone is at fault. वो कहता है कि तुमको अपने आप को सिर्फ अपने आप को कसूरवार मत मानो, क्योंकि सबके सब इस चीज में इंक्लूडेड है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mill, so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? उसने कहा कि एम हेमल कहता कि फ्रेंड्स जो हैं उसके पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड नहीं थे इन गेटिंग हिम एजुकेटेड। वो चाहते थे कि जो बच्चा है वो फार्म में या मिल में काम करे और थोड़ा सा और पैसा कमा कर लाए। उसने फिर अपने आप पे भी वो ब्लेम लिया, क्योंकि वो कहता मैं भी इंटरेस्टेड नहीं था टीचिंग में। मैं कभी तुमको पानी के अपने घर भेज देता था प्लांट्स को पानी देने के लिए, या फिर जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं हॉलीडे डिक्लेयर कर देता था। तो मैं भी ब्लेम लेता हूं। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the keys to their prison. उसने बोला कि वो प्रेस करता है अपनी, जो एम हेमल है वो प्रेस करता है अपनी मदर टंग की, फ्रेंच लैंग्वेज की, कि ये सबसे ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर। वो कहता है, वो क्लास को बताता है कि हमको अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो मदर टंग है, फ्रेंच लैंग्वेज है, उसको गार्ड करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अकेली यही तरीका है कि हम अपने आप को स्लेवरी से फ्री करा सकेंगे। इफ अ पर्सन नोज हिज मदर टंग वेल, नो वन कैन एनस्लेव हिम। अगर किसी को अपनी मदर टंग अच्छे से पता है, कोई भी उसको गुलाम नहीं बना सकता है। नोइंग द मदर टंग वेल एज अ लैंग्वेज इज अ टूल टू फाइट डोमिनेशन। अगर आपको अपनी मदर टंग के बारे में अच्छी नॉलेज है, सब कुछ पता है उसके बारे में, तो आप अपने पे जो डोमिनेंट हैं, यानी आप पे जो क्या कहते हैं, आप पे जो राज कर रहे हैं, उनको उनके अगेंस्ट लड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience.
It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. अब आज जब वो क्या कहते हैं वो पढ़ाना शुरू करता है, ग्रामर के लेसन देने शुरू करता है, तो फ्रेंड्स को अपने आप पे सरप्राइज होता है कि उसको सारी चीज़ें समझ में आती हैं. उसको लगता है शायद मैं जब पहले वो समझाता था मैं अटेंटिव नहीं हुआ करता हूँ या आज ज़्यादा अटेंटिव हूँ, या फिर जो एम हैमेल है उन्होंने लेसन्स को इतनी पेशेंस के साथ समझाया कि सबको समझ में आ गया. तो उसको ये लगा कि जो एम हैमेल है जाने से पहले अपने वो लास्ट लेसन में जितनी उसको नॉलेज है, जितनी चीज़ें उसके बारे में उनको पता है, वो सारी चीज़ें हमको नॉलेज देना चाहते हैं बिफोर लीविंग. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France, Alaska, France, Alaska. अब ग्रामर का जब लेसन हो गया तो वो उन्होंने एक राइटिंग का लेसन दिया. तो उन्होंने हमको न्यू नोटबुक्स दी एम हैमेल ने, जिसपे फ्रांस अलास्के लिखा हुआ था. तो आगे क्या, They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. ठीक है, उसको लगा कि जो बुक्स पे, नोटबुक्स पे वो क्या कहते हैं बड़ी ब्यूटीफुली जो फ्रांस अलास्के लिखा हुआ है, तो एक एयर ऑफ पेट्रियोटिज्म, एक पेट्रियोटिज्म जो है एयर में वो घुल गया. ठीक है, जो नोटबुक्स थी वो उसको फील कर रहा था कि वो लाइक दी फ्लैग्स ऑफ फ्रांस के फ्लैग्स की तरह हैं जो कि पूरे रूम में फ्लोट कर रही है. ठीक है, सब कुछ बड़ा शांत था, सब अपने लिखने में बिजी थे, और जो चीज़ उसको सिर्फ जो चीज़ क्या कहते हैं सुनाई दे रही थी वो क्या थी कि जब जो पेन या पेंसिल है जब पेपर पर चलता है वो वाली जो आवाज़ होती है, सिर्फ वो वाली आवाज़ सुनाई दे रही थी. सब कुछ बड़ा शांत था. आगे चलते हैं. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hooks as if it was French too. ठीक है, तो क्या था कि कुछ मॉस्किटोज जो थे वो क्लास में आ गए, पर जो सब थे किसी ने पैनिक नहीं किया, कुछ नहीं किया. ठीक है, और सब बिजी थे लिखने में. The writer considers the pigeons sitting on the roof of the class to be students as well. उसने कहा जो सबसे छोटे से the littlest one जो थे, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो not even the littlest one जो है वो pigeons के लिए रेफर किया है. ठीक है, वो भी जो थे वो भी एज अ स्टूडेंट थे और वो भी बिजी थे जो थी रूफ को विद देयर क्लॉज as if they are also busy writing the task of French language. तो यहाँ पे उसने बोला जो वहाँ पे माहौल था, जो एक ऑरा था, वो सारा एक मतलब वो स्टूडियस मतलब स्टडी को लेकर एक ऑरा क्रिएट हुआ था. तो जो वो पिजन्स भी जो प्रेजेंट थे वो भी जो एम हैमेल ने एक जो राइटिंग टास्क दिया हुआ था वो भी ऐसा लग रहा था वो भी उस टास्क को पूरा करने में लगे हुए हैं. ऑन द रूफ द पिजन्स cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German even the pigeons? उसने कहा कि जो पिजन्स की जो साउंड थी वो भी सुनाई दे रही थी, वो बहुत हल्के में बहुत स्लो वॉइस में अपनी आवाज़ कर रहे थे. एंड उनको लगा जो फ्रेंड्स था उसको लगा यार कि क्या पर्शियंस पिजन्स को भी फोर्स करेंगे कि जो वो अपनी जो आवाज़ निकालते हैं जो उनकी साउंड होती है वो भी जर्मन में निकाले. तो यहाँ पे वो जो राइटर है वो बोलना चाहता था
कि जो लैंग्वेज है वो नेचुरली आती है इंसान को, एंड इट कैनॉट बी फोर्स अपॉन एनीवन, वो किसी को उस लैंग्वेज को दूसरे पे फोर्स नहीं की जा सकती, बी इट दी पिजन्स और दी फ्रेंचमैन, चाहे वो पिजन्स हो चाहे वो फ्रेंचमैन हो, यानी कोई जानवर हो या इंसान हो, जो लैंग्वेज होती है वो नेचुरली उनको आती है। ठीक है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at the other, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. जब क्या वो बता रहा है कि सब जब राइटिंग में बिजी थे तो जो फ्रेंड्स हैं वो एम हैमल की तरफ देखते हैं, जो कि बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल स्टिल होकर बैठे हुए थे, और जो क्लासरूम में जो अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई थी उनको स्टेयर कर रहे थे, उनकी तरफ देख रहे थे। तो वो मतलब एज इफ कि वो चाहते थे कि मैं सब चीज़ों की जो अपीयरेंस है वो एक बारी अपनी दिमाग में बिठा लूँ बिफोर लिविंग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the window to the roof. उसने कहा कि जो एम हैमल है वो सेम प्लेस पे, सेम जगह पे पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे। द ओनली चेंज वर दैट द डेस्क इन द क्लासरूम हैड वॉर्न आउट ड्यू टू यूज ओवर द ईयर्स, मतलब जो डेस्क हैं वो थोड़े से वॉर्न आउट हो गए हैं क्योंकि वो लगातार यूज हो रहे हैं। जो वॉलनट ट्रीज हैं वो थोड़े टॉल हो गए हैं, ग्रो कर गए हैं, और जो होप वाइन थी आउटर वॉल पे स्कूल बिल्डिंग के जिसको उन्होंने एम हैमल ने खुद प्लांट किया था वो अब रूफ तक पहुंच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे। अब कहता है कि जो फ्रेंड्स था वो उसको फील हो रहा था कि जो टीचर है वो कैसा, मतलब उसको कैसा उसका दिल टूट गया होगा, हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि उसको वो उस जगह से जाना पड़ रहा है जहाँ पे उसने अपने ज़िंदगी के, अपने लाइफ के 40 इयर्स निकाले हैं। कहता है जो ऊपर वाले रूम से, अपस्टेयर्स से जो रूम है वहाँ पे उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी कि जो उनकी सिस्टर है वो पैकिंग कर रही हैं और लगेज को इधर उधर मूव कर रही हैं, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे वो जगह छोड़कर जाना पड़ रहा था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू बी टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड द लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बोबू। तो क्या है कि जो एम हैमल थे वो कंपोज रहे बिल्कुल, और धीरे धीरे वो पूरी क्लास ने जो लेसन्स डिसाइड करने थे वो उन्होंने सुने। आफ्टर द राइटिंग टास्क देयर वाज अ लेसन ऑफ हिस्ट्री फॉलोड बाय फोनेटिक्स which they recited the sounds of alphabets. अब और यहाँ पे जो बेबीज हैं, बेबीज का मतलब यहाँ पे हुआ कि जितने भी वहाँ पे क्लास में बच्चे थे, जितने भी मतलब थे लोग थे, चाहे वो स्टूडेंट्स रहे हों चाहे वो ओल्ड पीपल रहे हों, ठीक है, वो सारे के सारे बिल्कुल बच्चों की तरह वो लेसन्स को रिसाइट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेबीज़ का रेफरेंस जो ली है वो खुद के लिए और बाकी जो प्रेजेंट थे, चाहे वो स्टूडेंट्स थे चाहे वो ओल्ड पीपल थे जो कि साथ में बैठ के लेसन्स को रिसाइट कर रहे थे। आगे चलते हैं।
Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, that last lesson. तो क्या था कि जो हॉजर था, जो मेयर था, प्रीवियस मेयर जो था, वो उसने अपनी जो वो बुक थी, प्राइमर जो थी, वो दोनों हाथों में पकड़ी हुई थी और जो लेटर्स थे, जो चीज़ें थी, वो बाकी क्लास के साथ रिसाइट कर रहा था. धीरे बीच में वो क्या कहते हैं, रो रहा था, उसकी वॉइस ट्रेम्बल कर रही थी, लड़खड़ा रही थी जब वो बोल रहा था. फ्रांस हैड मिक्स्ड फीलिंग. जो फ्रांस था उसकी जो फीलिंग्स थी वो मिक्स थी. ही फाउंड इट फनी टू सी हाउ एन ओल्ड मैन लाइक हाउजर वॉज क्राइंग एंड ट्रेम्बलिंग एंड मतलब कि उसको बड़ा अजीब सा लग रहा था कि जो एक ओल्ड मैन था हाउजर, वो किस तरह रो रहा है और ट्रेम्बल कर रहा है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड ही ऑल्सो फेल्ट इमोशनल लाइक हाउजर डिड. और दूसरी तरफ उसको इमोशनल भी फील हो रहा था क्योंकि उसको वो हाउजर को वो रोते हुए देख रहा था. फ्रांस कुड नेवर फॉरगेट हिज लास्ट लेसन. वो अपना लास्ट लेसन कभी नहीं भूलेगा. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. देन द एंजलस. क्या बताया उसमें, उसी वक्त जो चर्च था पास में, वहां पे क्लॉक में 12 बज गए. और जो प्रेयर सॉन्ग था, जो आपका एंजलस है, वो प्रेयर सॉन्ग होता है चर्च का. ठीक है. विच इज मार्क्ड बाय रिंगिंग ऑफ द बेल. ठीक है. और वो जो 12 बजने के बाद वो प्रेयर जो थी, सॉन्ग था, वो चालू हो गया. ठीक है. At the same moment, the trumpets of the Persians returning from drill sounded under our window. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. ठीक है. उसी वक्त जो थे पर्शियन सोल्जर्स जो थे, वो वापस अपने ड्रिल से वापस जाते हुए, उनको क्या कहते हैं, वो ट्रम्पेट्स बजाते हुए जा रहे थे. ठीक है. तो उसका जो एम हेमल का फेस था वो डल हो गया और कलरलेस. ठीक है. क्योंकि उसको पता लग गया कि यार अब जो क्लास का समय है, जो टाइम है, वो खत्म होने वाला है. ही स्टूड स्ट्रेट एंड मोशनलेस. वो बिल्कुल सीधा और मोशनलेस खड़ा हुआ था. और फ्रांस को लगा यार कि जो ये एम हेमल हैं, वो कभी भी इतने लंबे नहीं लगे. ठीक है. आगे चलते हैं. My friends, said he. I, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. Vive la France. तो जब हेमल जो था, वो जब कुछ बोलने लगा, he began to speak, but he could not continue. As he was overpowered by his emotion. मतलब जब वो बोलने लगा तो वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि वो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया था. तो उसने एक चौक लिया और ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, विवे ला फ्रांस. इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस ऑन द ब्लैक. ठीक है. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. तो बस उसने लिखना बंद किया, वॉल की तरफ बेंड हुआ और बिना कुछ कहे उसने सिर्फ सिग्नल किया कि अब क्लास ओवर हो चुकी है. ठीक है. इसी के साथ आपका जो लेसन है ये आपका ख़त्म होता है. इसके क्वेश्चन आंसर्स तेजा जी आपको मैंने भेज दिए हैं, तो अब आप मुझे बता देना नेक्स्ट कौन सा लेसन करना है. मैंने इस लेसन से शुरुआत की आज. ठीक है.